नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं, दिन की सभी बड़ी खबरें। और सबसे पहले खबर, नोएडा में अब फिर से कोरोना की रैंडम टेस्टिंग होगी। दिल्ली में संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया गया है, बुधवार से ये रैंडम टेस्टिंग होगी। दिल्ली से नोएडा आने वालों की ये टेस्टिंग होगी। नोएडा डीएम सुहास एलवाई ने न्यूज 18 को ये जानकारी दी। दरअसल न्यूज 18 ने आज 7 बजे शाम ये मुद्दा उठाया था, सवाल पूछा था कि अगर दिल्ली में केजरीवाल लिख रहे हैं चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को कि फिर से आंशिक लॉकडाउन लगाए जाए उन खास जगहों पर जहां भीड़भाड़ होती है, तो क्या नोएडा को भी सतर्क होने की जरूरत है? और अब इसका असर होता दिख रहा है। नोएडा के डीएम ने यह फैसला किया है कि बुधवार से नोएडा आने वालों की रैंडम टेस्टिंग बॉर्डर पर की जाएगी। राजीव कुमार हमारे संवाददाता इस खबर को खंगाल रहे। राजीव, तो लगता है कि अब न्यूज 18 पर हमने इस बात का जिक्र किया और डीएम ने फैसला भी ले लिया। कहा जाए तो न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला अधिकारी सुहास एलवाई का मेरे फोन आया था, जैसा कि बात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया कि इस बार हम लोग बॉर्डर तो सील नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली से जो लोग नोएडा में एंटर करेंगे उनका रैंडम चेकअप किया जाएगा। और ये पॉइंट जो होगा डीएनडी पे होगा और चिल्ला जो गेट है वहाँ पे होगा, जो दिल्ली और नोएडा का जो बॉर्डर पॉइंट है। साथ ही मेट्रो स्टेशन पे जो है तो पॉइंट बनाए जाएंगे, जगह जगह पॉइंट बनाएंगे। जो लोग दिल्ली से नोएडा आएंगे उनको चेकअप किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहले के जैसे क्योंकि गतिविधि इतनी बढ़ गई है कि हम लोग बॉर्डर सील नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के मरीज जिस तरह से दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसको लेकर पूरी तरह से जनपद में पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, कहीं तो कोई लापरवाही न बरतें। और इसी क्रम में जो है जब न्यूज 18 पे खबर चली उसके बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। जी अब राजीव, इस वक्त नोएडा में भी खासे मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी डीएम कुछ खास कदम उठा रहे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो डीएम की तरफ से लगातार जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, चिकित्सा विभाग के और भी जो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, उनको सूचित किया गया है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए कि पहले के जैसे वो फेस मास्क लगाएं और 2 गज की जो दूरी है और तमाम जो प्रोटोकॉल बताए गए थे उनको फॉलो करें। डीएम सुहास एलवाई का सीधे तौर पर कहना है कि जनमानस और जनपद के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना से अपने रफ्तार में तेजी से आगे निकल रहा था, ऐसे में लोगों ने बहुत बचाव किया, फॉलो किया, जिसकी वजह से जो है मृत्यु दर बहुत कम है दूसरे जिलों की अपेक्षा। तो ऐसे में फिर एक बार उन्होंने जनपद के लोगों से अपील किया है कि आप लोग फेस मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग करते रहें और दूरी बना करके रहें। क्योंकि राजीव, और ये अपील हम भी करते हैं, न्यूज 18 भी करता है कि वाकई नोएडा के लोगों को हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया। और नोएडा में एक वक्त जो बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे थे उस पर कमी आई थी और धीरे धीरे ये नीचे गया था, मगर दूसरी लहर फिर से आ रही है कोरोना की। तो नोएडा वासियों, यूपी वासियों और देशवासियों, हम अपील करते हैं कि एक बार फिर से सतर्क हो जाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, मास्क पहनिए और वो सारे हैंड को सैनिटाइज रखना, वो सारे प्रोटोकॉल, क्योंकि फिर से एक बार कोरोना उफान पर है। धन्यवाद राजीव। और बड़ी बात यह भी है कि कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी ने जो रणनीति अपनाई उसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किया है। अब कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ रही है। यूपी में कोरोना की रफ्तार बाकी राज्यों से कम है, मगर सेकेंड वेव की रणनीति बनाना भी जरूरी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने होम मिनिस्ट्री से मांग की है कि कुछ चुनिंदा जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। अगर दिल्ली में दोबारा बंदी हुई तो उसका असर गाजियाबाद, नोएडा में भी दिख सकता है। और इसी को देखते हुए अब नोएडा के डीएम ने रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है जो लोग दिल्ली से नोएडा आएंगे। कोरोना के सेकेंड वेव को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। लखनऊ के पूर्व चिकित्सा अधिकारी और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मामलों पर नजर रखने वाले डॉक्टर एसएनएस यादव का कहना है कि यूरोप और अमेरिका में केस बढ़ रहे हैं, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में भी सेकेंड वेव आ सकती है। दिवाली में कैसे हुई है भीड़, ट्रेनों में, बसों में, सार्वजनिक स्थानों पर, शादी विवाह में भी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकना होगा। अदरवाइज कुछ स्टडी अमेरिका के थी, MIT के मैं पढ़ा था, जिसमें 2.87 लाख 2,87,000 पर डे तक जाड़े के अंत तक इंडिया में केस आ सकते हैं। कोविड-19 के सेकेंड वेव को लेकर लखनऊ में प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने PGI, KGMU, लोहिया हॉस्पिटल समेत बड़े मेडिकल सेंटर्स के चीफ के साथ मीटिंग की और कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। आने वाले त्योहारों के साथ ही साथ
तथा अन्य जो मोबिलिटी बढ़ी है इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी बढ़ा दी है और साथ ही साथ आज एक वृहद स्तर पर सारे कोविड अस्पताल जो लखनऊ में स्थित हैं इनकी एक बैठक भी ली गई है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स सबकी बैठक ली गई। त्योहारों की वजह से मेले और बाजारों में जबरदस्त भीड़ हुई। इसकी वजह से डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हुआ। दूसरी लहर की एक वजह ये भी है, दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें केजरीवाल ने मांग की है कि भीड़ भाड़ वाली कुछ जगहों पर दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए। और पिछले दिनों त्योहारों की दृष्टि से, आने वाली छठ की दृष्टि से भी ये कुछ अपेक्षित था और जिन भी कारणों से ये बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अभी कोरोना गया नहीं है और वही हमें सारी प्रिकॉशंस के साथ रहना सीखना होगा, वही 2 गज की दूरी और वही मास्क जरूरी। अगर दिल्ली में लॉकडाउन लगता है तो इसका असर नोएडा और गाजियाबाद में भी दिख सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद रोजाना लाखों की तादाद में लोग बाग नौकरी पेशे के लिए आवागमन करते हैं। अगर दोबारा से दिल्ली में लॉकडाउन लगता है तो ऐसे में सूरत हाल क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर के खुशखबरी भी आई है। स्पुतनिक 5 के बाद अब अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना से बचाव का प्रभावी टीका बनाने का ऐलान किया है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन ट्रायल के शुरुआती नतीजे बेहद ही शानदार रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना के वैक्सीन ट्रायल के डाटा के शुरुआती नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। कंपनी के मुताबिक नई वैक्सीन 95% तक कामयाब है। अगले कुछ दिनों में वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कंपनी ने अपने ट्रायल में करीब 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया। इसमें से आधा लोगों को 4 हफ्ते के बीच वैक्सीन की 2 खुराक दी गई, जबकि बाकियों को डमी इंजेक्शन दिए गए। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे ही यूएस FDA की मंजूरी मिलेगी, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हर किसी को वैक्सीन के 2 डोज देने होंगे। वह अमेरिका कंपनी फाइजर भी कोरोना वैक्सीन 95% तक कामयाबी के दावे कर चुकी है। हालांकि फाइजर की वैक्सीन को -75 डिग्री सेल्सियस में रखना होगा। तापमान इससे ऊपर हुआ तो वैक्सीन बेकार हो जाएगी, जबकि दुनिया में ज्यादातर हॉस्पिटल में इतने कम टेम्परेचर में रखने लायक फ्रीजर ही नहीं है। वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन को -20 डिग्री में रखने से ही काम चल जाएगा। फाइजर की वैक्सीन सिर्फ 5 दिन के लिए फ्रिज में सुरक्षित रहती है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन को 30 दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है। तो भूलिए मत कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई कतई नहीं। और चंदौली में चलती कार में भीषण आग लग गई। ये हादसा मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के GTR ब्रिज के पास हुआ। कार सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कार इंडियन ऑयल के अधिकारी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कार कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। और दरअसल प्रदेश के 3 शहरों से आग की खबरें आई हैं। चंदौली के बारे में अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से कार में आग लगी। दूसरी तस्वीरें देखिए, ग्रेटर नोएडा और हापुड़ की हैं। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर कार में आग लग गई, जबकि हापुड़ में रबड़ के ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कंपनी में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। यहाँ दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका कंपनी में जताई जा रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आई। यहां पर रेप पीड़िता आत्मदाह केस में पुलिस ने 3 नामजद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार हैं। केस में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने 1 CO, 2 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की है। रेप पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। चाइल्ड रेप और पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने 1 आरोपी को चित्रकूट से गिरफ्तार किया है। आरोपी सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर है। इसके पास से 8 लाख रुपए, लैपटॉप और वेबकैम बरामद किया गया है। आरोपी बच्चों के साथ रेप और पोर्न वीडियोस बनाकर बेचता था। देश और विदेश में भी अश्लील वीडियो बेचकर ये पैसे कमाता था दरिंदा। सिंचाई विभाग के आरोपी जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करने की बात अब कह रहा है।
लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश संजीव को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश संजीव उर्फ बंटी सागर के पैर में गोली लगी है। बंटी का साथी पप्पू यादव भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। मोहनलालगंज में लूट के मामले में इनकी तलाश थी। बंटी पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लखनऊ में हुए मुठभेड़ की देख रहे हैं। पूरे सूबे में सफाया अभियान चल रहा है। 3 साल से मुठभेड़ों का दौर है, लेकिन देखिए राजधानी में भी ये बाज नहीं आ रहे। अभी भी बदमाश और यहीं पर बंटी गैंग से पुलिस का मुकाबला। 25,000 का इनामी इसमें पकड़ा गया है। एटीएस ने सहारनपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी इकबाल और फारूक दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ने सहारनपुर में पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवा लिया था। दोनों के फोन में विदेशी संदिग्धों के नंबर मिले हैं। ये विदेश में बैठे लोगों से बातचीत करते थे। एटीएस अब विदेशी लोगों से जो बातचीत इनकी होती थी उसका ब्यौरा तलाश रही है। एटीएस ने दोनों आरोपियों को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की रिमांड पर इन्हें जेल भेजा गया है। और 2 और आतंकी जो कि जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन इनका भी यूपी कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं पुराना देवबंद का कनेक्शन। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों संदिग्ध देवबंद और सहारनपुर में रुके थे, जिसके बाद देवबंद एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने इन दोनों संदिग्धों को सोमवार की रात को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि दोनों राजधानी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान अब्दुल लतीफ और अशरफ घटान के रूप में की गई है। दोनों कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों संदिग्धों को सराय काले खां के नजदीक बने मिलेनियम पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके पास से 2 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। और अभी तक के पूछताछ में ये सामने आया है कि इन लोगों ने कबूला है कि ये जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं और ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाने के फिराक में थे। दिल्ली पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के दिन 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनका देवबंद कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दोनों संदिग्ध देवबंद और सहारनपुर में भी रुके थे। आतंकियों की पनाह के लिए देवबंद फिर से सुर्खियों में है। इसके पहले भी कई आतंकियों को देवबंद कनेक्शन जगजाहिर हो चुका है। वहीं दिल्ली में 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर में भी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। और योगी सरकार ने एक बार आज फिर माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। माफिया अतीक अहमद के करीबी के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अतीक के रिश्तेदार इमरान जेई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इमरान के अवैध 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया। लगभग 2 से 2.5 हजार वर्ग गज में बने इस 3 मंजिली इमारत का नक्शा प्राधिकरण से नहीं पास कराया गया था। भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में ये इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा आज पूरा हो गया। सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज चमोली से वापस लौटे। आज दोनों मुख्यमंत्रियों ने जहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की, वहीं विश्व कल्याण की कामना की। वहीं धाम में यूपी सरकार की ओर से बनने वाले पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने राज्य के विकास में एक दूसरे को सहयोग देने की बात कही। अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह को कल केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचना था, लेकिन दोनों धामों में दिन भर हुई बर्फबारी से न सिर्फ ये दौरा प्रभावित हुआ, बल्कि रात्रि विश्राम भी आईटीबीपी गोचर में करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह बद्रीनाथ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान बद्री नारायण के मंदिर में पहुँचकर दोनों मुख्यमंत्रियों ने पूजा अर्चना कर भगवान बद्रीश के दर्शन किए। न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए
उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ब्रह्म कपाली शिला पहुंचे, जहां उन्होंने पितरों के निमित्त पूजा तर्पण के बाद वापस मंदिर परिसर से शिलान्यास कार्यक्रम स्थल देव दर्शनी पहुंचे, जहां यूपी सरकार की ओर से बनने वाले पर्यटन आवास गृह का सीएम योगी ने शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी सीएम योगी ने कहा कि संपत्ति विवाद को लेकर दो सरकारों के बीच सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने जहां माणा पास को जोड़ने वाली पीआरओ की सड़क का निरीक्षण किया, वहीं बाद में माणा आर्मी कैंप में सेना व आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात की और मिठाई खिलाकर उनका मनोबल बढ़ाया। आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहां से प्राप्त हो रही हो, उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने का आनंद ही अलग होता है। एक उत्तर प्रदेश का यात्री विश्रामालय, उसका भी आज भूमि पूजन हुआ है और जो हमारे सैनिक सीमांत क्षेत्रों में जो रह रहे हैं, बर्फ की चट्टानों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, उनका दर्शन करने का माननीय योगी जी का हमारा एक प्रोग्राम है। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के अंतिम गांव माणा का भ्रमण करने के बाद भीमपुल जाकर भीमपुल के दर्शन के साथ ही सरस्वती नदी के भी दर्शन किए और इसके बाद दोनों सीएम माणा हेलीपैड से देहरादून के लिए रवाना हो गए। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ धाम से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ को लेकर एक गीत गाया है और छठी मैया से कोरोना के प्रभाव को कम करने की प्रार्थना की है। आप भी सुनिए। छठी मैया दिहा हो असीसिया, कोरोना जाए भर भराए। छठी मैया दिहा हो असीसिया, सब कोई रहे हो निरोग, चले कोरोना के नाजोग, सब कर बनल रहे भोग, छठी मैया दिहा आशीर्वाद। और कुछ ही पलों में क्राइम की खबरें, बने रहिए हमारे साथ।